सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का प्रमुख स्थान है, जिसके तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। वस्तुतः गंगा एक जीवन है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम में छिपा है, जिसमें डुबकी लगाने से इंसान को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा गया है, गंगे तब दर्शनात् मुक्त ही। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आज भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। दिल्ली की सियासत में अब तक किस दल ने क्या किए हैं बड़े बड़े वायदे, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। चर्चा करेंगे देश में लगातार खत्म होते नक्सलवाद पर। आज छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में करीब 2 दर्जन नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कुंभ की भव्य तस्वीरों की भी, साथ ही होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नक्सलवाद पर फिर बड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 27 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में नक्सलवाद गिन रहा आखिरी सांस। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग। युवाओं, छात्रों, ऑटो चालकों और कामगारों के सौगात की भरमार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और देश के लिए बताया खतरनाक। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। सनातन का अपमान बता बीजेपी नेताओं ने किया अनशन। केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। केजरीवाल का पलटवार। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को झटका। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को रखा बरकरार। भारत ने किया स्वागत। अमेरिका के WHO से बाहर आने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया अफसोसजनक। फैसले पर फिर से विचार की जताई उम्मीद। चीन ने WHO को समर्थन का किया ऐलान। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस संकल्प पत्र में युवाओं, छात्रों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर फोकस नजर आ रहा है, तो कई सामाजिक योजनाओं को शुरू करने का भी भाजपा ने ऐलान किया है। बीजेपी ने जहां अपने वायदों को जनता के सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भी आज फिर से जमकर हमला बोला। दंगल, सौगातों का मंगल, बीजेपी ने लगाई वादों की झड़ी, केजरीवाल की नींद उड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया, तो उसमें युवाओं, छात्रों, ऑटो चालकों और कामगारों को सौगातों की भरमार दिखी। बीजेपी के संकल्प पत्र भाग 2 को जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वायदों का पिटारा खोल दिया। पूर्व मंत्री ने जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपये का स्टाइपेंड, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की मदद, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के दुर्घटना बीमा की घोषणा, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, घरेलू कामगारों को 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया है। अभी तक स्वनिधि योजना का लाभ दिल्ली के 1,90,000 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिला था। अब संख्या 4 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जिन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण रोजगार के लिए मिलेगा। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए
एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी जहां अपनी घोषणाओं को गारंटी बता रही है, तो वहीं घोषणा पत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली और देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है, होता नहीं। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाती है, गारंटी पूरा करके दिखाती है। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीते 11 साल के हर भ्रष्टाचार घोटालों की एसआईटी गठन के जरिए होगी जांच, जिसमें जल बोर्ड से लेकर पाठशालाओं के निर्माण में हुए घोटाले शामिल हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी ने एक तरीके से अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण आज लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक के बड़े वायदों की बात की जाए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो किसके पिटारे से क्या कुछ निकल गया है, आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। महिलाओं को लेकर बात की जाए, क्योंकि आधी आबादी पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, तो अभी तक के बीजेपी के वायदों में इस बात का जिक्र है कि आयुष्मान से एक तरीके से लाभ मिलेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का एक मुश्त लाभ मिलेगा महिलाओं के लिहाज से, और 6 पोषण किस्त दी जाएंगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2100 रुपए देने का वायदा आम आदमी पार्टी ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वायदा किया, तो बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने का वायदा किया है। महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए, 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देने का वायदा कर रही है। इसी प्रकार से अगर सिलेंडर के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर पर मिलेगी, और आम आदमी पार्टी ने अभी इसको लेकर स्पष्टता से बात नहीं की, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो 500 रुपए में ही सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया कि होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिला करेगा। बीजेपी की ओर से अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आयुष्मान योजना से 5 लाख का बीमा लागू करने की बात की गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख का बीमा देने, यानी टोटल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात बीजेपी की ओर से की गई है। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना चलाने की बात की और फ्री इलाज का वो जिक्र लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये अपने आप में स्वास्थ्य को लेकर तीनों मुख्य पार्टियों का एक तरीके से अभी तक का जनता के बीच वायदा है। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो झुग्गी वालों को 5 रुपए में अटल कैंटीन के माध्यम से पोषक खाना दिया जाएगा। अपने आप में ये बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अभी स्पष्ट तौर से इसको लेकर कोई योजना का घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो राशन किट जारी करेंगे, जिसमें चावल, चीनी, तेल, दाल और चाय की पत्ती भी होगी, जो कि आम गरीब लोगों को दिया जाएगा। तो एक तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर, लोगों की जरूरतों को लेकर इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम उन पार्टियों के योजनाओं का जिक्र है। बुजुर्गों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 3,000 रुपए पेंशन 70 साल या उससे अधिक की उम्र के लोगों के लिए का जिक्र किया, तो वहीं 60 साल या उससे ऊपर तक के उम्र के लोगों के लिए 2500 रुपए बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का जिक्र किया है। तो आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए पेंशन देने की योजना की बात की है बुजुर्गों के लिए, और तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने का भी जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस ने अभी स्पष्ट रूप से बुजुर्गों को लेकर अभी अपना कोई वायदा नहीं किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वायदों की जड़ी के बीच में किसके हिस्से में क्या है। युवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो 5,000 रुपए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देने की बात बीजेपी ने की है, एक मुश्त। ये 15,000 है, माफ कीजिए 15,000। इसके अलावा तकनीकी जो एससी कम्युनिटी के छात्र हैं उनको 12,000 रुपए सालाना देने की बात, यानी 1,000 रुपए महीना देने का जिक्र बीजेपी ने किया है। तो वहीं मुफ्त बस और मेट्रो की यात्रा का जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। कांग्रेस कह रही है कि 1 साल तक स्टाइपेंड के रूप में वो 8500 रुपए देने का वायदा कर रही है। तो युवाओं पे, छात्रों पर भी फोकस साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से बीजेपी ने शिक्षा को लेकर कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा रहेगी। फ्री शिक्षा की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, और कांग्रेस अभी ने स्पष्ट तौर पे शिक्षा को लेकर उन्होंने अपनी बात अभी नहीं रखी है। बिजली की बात की जाए तो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात जो कि ऑलरेडी जारी है, उसको बीजेपी आगे जारी रखने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा दिल्ली की जनता से कर रही है। तो यहां पर भी फ्री वीज की होड़ दिखाई पड़ रही है, हर एक कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्य तौर पर क्या कुछ वायदे हैं,
ऑटो टैक्सी वाले और कामगार लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने आज जो अपना संकल्प पत्र का दूसरा चरण जारी किया है उसमें वेलफेयर वोट बनाने की बात की है, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने की बात की है, 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का उन्होंने घोषणा की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा की बात की है और जो ऑटो वाले हैं उनकी बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की उन्होंने जिक्र किया है। जबकि कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर से अभी तक कोई बात सामने निकल के नहीं आई। तो ये कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से ये लगातार बना हुआ। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव में रामायण के ज्ञान को लेकर भी सियासी महाभारत की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल के रामायण से जुड़े गलत तथ्य पर बीजेपी ने केजरीवाल को जमकर उन पर हमला बोला है तो केजरीवाल ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच आप नेता ऋतुराज झा के एक बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आप नेता ऋतुराज झा के इस बयान को सिख धर्म के अपमान के साथ जोड़ा है तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के दंगल में हुई रावण की एंट्री, बीजेपी ने बजाई केजरीवाल की घंटी, केजरीवाल का रामायण ज्ञान, दिल्ली में बड़ा घमासान। दिल्ली में चढ़ते सियासी पारे के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और अब इसमें हो रही है रावण की एंट्री। रामायण और रावण के बारे में अरविंद केजरीवाल के ज्ञान पर दिल्ली की सियासत में घमासान मच गया है। इस मामले में बीजेपी केजरीवाल को क्यों घेर रही है, ये जानने से पहले आप सुन लीजिए केजरीवाल का वो बयान जिस पर छिड़ गया है महाभारत। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। दरअसल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने झुग्गीवासियों को भाजपा से सावधान करते हुए सीताहरण की कहानी सुनाई थी। अब यही रावण की कहानी दिल्ली में महाभारत की वजह बन गई है। केजरीवाल के रावण वाले बयान को बीजेपी ने रामायण का अपमान बता दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बयान के खिलाफ उपवास रखा। वो मंगलवार सुबह सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुँचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान सचदेवा ने केजरीवाल के अपशब्दों के लिए माफी मांगी। कांग्रेस भी केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है कालनी में। बयान के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। बीजेपी इस बयान के हवाले से केजरीवाल को चुनावी हिंदू घोषित कर रही है तो केजरीवाल बीजेपी की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है और उनका ज्ञान भी आज दिख गया है कि ऐसा मूर्खता भरा बात और दूसरा नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। दिल्ली चुनावों में रोहिंग्या का मसला भी छाया है। आप नेता ऋतुराज झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रोहिंग्या घुसपैठियों का रिश्तेदार बताया है। उनके इस बयान को भाजपा ने सिख समाज का अपमान बताया है। बार बार एक सिखों को, पंजाबियों को कहीं ना कहीं मुगलों से कंपेयर करके, मुगलों से जोड़ के, इसका मतलब क्या है भाई? ये किस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर अपनी गारंटियों को जनता के सामने रखा है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। आम आदमी पार्टी भी पोस्टर जारी कर बीजेपी पर हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर नक्सल के खिलाफ आखिरी जंग की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है पूरी खबर, कितने नक्सलियों को किया गया है ढेर, इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद खबर यूपी से जुड़ी हुई। बीते दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग आज फिर से संभल पहुंचा। आयोग ने के तीनों सदस्यों ने जामा मस्जिद का दौरा किया तो आम लोगों से भी बातचीत करके तथ्यों को जानने की कोशिश की है। इस हिंसा के मामले में अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में उस समय से लेकर अभी तक लगातार जमकर सियासत भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में लोगों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की 3 सदस्यीय टीम जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में निरीक्षण भवन पहुंची, जिसमें पूर्व IPS A.K. जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद भी शामिल हैं। जांच आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद के अंदर भी पहुंची और निरीक्षण किया। साथ ही शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से जानकारी भी हासिल की। न्यायिक जांच आयोग के सदस्य A.K. जैन ने कहा कि 4-5 घंटे का कैंप लगाया जाएगा, जिससे किसी को परेशानी न हो और बार बार लखनऊ न जाना पड़े। जो मिलना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे वो सुने, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा है। सर कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहे। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि जांच न्यायिक आयोग की टीम ने जामा मस्जिद परिसर के बारे में उनसे जानकारी ली। जांच न्यायिक आयोग की जो टीम आई थी जांच के लिए, वो जामा मस्जिद परिसर में गई थी। हम लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हमसे सिर्फ जगह के बारे में मालूम किया कि ये क्या है। हमने कहा ये हौज है, यहाँ पर वजू करते हैं, ये इधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, ये कब्रें हैं यहाँ पर। बस इतना ही उन्होंने मालूम है। ये पेड़ है, हमने कहा हाँ ये 200-400 साल पुराना पेड़ है। गौरतलब है कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, जिसमें रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड IPS अधिकारी और पूर्व DGP A.K. जैन व रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको खबर दिखाएंगे कि नक्सल के खिलाफ कैसे चल रही है आखिरी लड़ाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़े मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा गया है। क्या है पूरी खबर, होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मोदी सरकार देश में नक्सलवाद को खत्म करने पर तेज गति से काम कर रही है, तो सुरक्षा बलों को भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आज भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है और करीब 27 नक्सली आज मारे गए हैं, जिनमें एक बड़ा नक्सली कमांडर जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है और नक्सलवाद को देश से पूरी तरीके से खत्म करने की बात को फिर से दोहराया है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जंगलों में मुठभेड़ में करीब 2 दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया। इन मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा एक SLR सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बरामद किए गए हैं। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and Garhia district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into Garhia. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एनकाउंटर को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को एक और करारा झटका। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। हम पीएम के संकल्प को पूरा करेंगे। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़
नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने रविवार रात से कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 60 नक्सलियों को घेर रखा है। इस ऑपरेशन में 1000 जवान शामिल हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद से ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीते 10 वर्षों में एक बड़ा प्रहार हुआ है नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद पर करारा प्रहार 10 साल में दिखा है असर। किस प्रकार से आंकड़ों के नजरिए से आपको बताते हैं। बीते 10 वर्षों में अगर बात की जाए तो 14 शीर्ष नक्सली कमांडर ढेर किए गए। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली काडर तो हैं, लेकिन 14 शीर्ष कमांडर भी ढेर हुए हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लगभग 85% काडर जो है वो खत्म कर दिया गया। उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो लगभग 85% खत्म हुआ है। नागरिकों सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% तक की कमी आई है। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में चिंताजनक है, लेकिन ये कमी 70% तक आई है। बीते 10 वर्षों के लिहाज से बात की जाए, नक्सल प्रभावित जिले 96 से घटकर 16 रह गए हैं। यानी नक्सल का जो प्रभावित इलाका है वो सिमट कर बहुत कम रह गया है और इसको बिल्कुल खत्म करने पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। तो अपने आप में नक्सलवाद को लेकर जो करारा प्रहार है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से नक्सलवाद की अगर लिहाज से बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच में फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन 66 बने थे, लेकिन 2014 से 24 के बीच में यानी कि बीते 10 वर्षों में बात की जाए तो यह संख्या 544 हो गई है। यानी कि जमीन पे मौजूदगी सुरक्षा बलों की ज्यादा है। इसी प्रकार से हिंसक घटनाओं की अगर बात की जाए 2004 से 14 तक 16,463 लगभग 16,500 हिंसक घटनाएं हुई थी, जिनमें 70% की तो जिसमें 53% की कमी आई है और जो घटकर बीते 10 वर्षों में 7,700 रह गई हैं। हालांकि एक भी चिंताजनक है, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कैसे इसको कम किया जा रहा है। सुरक्षा खर्च के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह 3 गुना बढ़ा है। 2004 से 14 के बीच में 1180 करोड़ था, जो कि बीते 10 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बढ़ गया। यानी कि हर जरूरत के लिहाज से नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए पैसे को खर्च करने को तैयार है मोदी सरकार और लगातार सुरक्षा बलों को मजबूत और सुदृढ़ करने का भी काम किया जा रहा है। ये आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। क्यों खत्म हो रहा है नक्सलवाद, इसके पीछे की बड़ी वजहें भी साफ तौर पे है। मजबूत नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र से हो या राज्यों को साथ मिलकर समन्वय की बात हो। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है नक्सलवाद के खिलाफ, ये सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है नीतियों में। सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे वो राज्य की पुलिस हो, उनको सशक्तिकरण किया जा रहा है, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से जमीन पे वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी प्रकार से राज्यों के साथ में बेहतर तालमेल के साथ केंद्र काम कर रहा है। ये वो बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद पे करारा प्रहार हो रहा है। कानून का राज स्थापित करने को लेकर, नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून का राज स्थापित करने को लेकर लगातार योजनाएं, सामाजिक आर्थिक योजनाओं को जमीन पे उतारा जा रहा है। इसी प्रकार से उस पूरे इलाके में तेज विकास किया जा रहा है ताकि लोगों को समझ में आए विकास क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं। सैकड़ों सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। यह भी अपने आप में पूरे इलाके में सुरक्षा के माहौल को स्थापित करने का एक बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवाद खत्म होता हुआ, सिकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आत्मसमर्पण की नीति के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सरकार में अगर बात की जाए तो उच्च रैंक वाले जब नक्सली आत्मसमर्पण करते थे तो उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलता था। बीजेपी की सरकार उनको 5 लाख रुपए दे रही है कि अगर आप हथियार डाल के मुख्य धारा में वापस आते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो एक ऐसा पैकेज दिया गया ताकि लोगों को लगता है कि हाँ, हम मुख्य धारा में आएंगे तो हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए एक तरीके से व्यवस्था होगी। उच्च रैंक के नक्सलियों के लिए यह व्यवस्था। इसी प्रकार से मध्यम और निम्न रैंक के जो नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके कांग्रेस के सरकार के समय में 1.5 लाख रुपए मिलता था, जबकि बीजेपी की सरकार 2.5 लाख रुपए देती है और उनको मुख्य धारा में वापस आने के लिए हर वो संभव मदद करती है जो यहां पे दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो जो भी नक्सली होते थे, अगले तथ्य में हम इसका जिक्र करते हैं, वो उनको जो एक पेंशन देने की पूरी व्यवस्था थी, तो कांग्रेस सरकार के समय में 3 साल तक प्रति महीने 4,000 रुपए दिए जाते थे, जबकि मौजूदा की बीजेपी सरकार के समय में
3 साल तक 10,000 रुपए प्रति महीना देने का, पेंशन एक तरीके से देने की व्यवस्था की गई है। इसका फायदा भी उन तमाम लोगों को मिलता है जो कि सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल होते हैं। तो आत्मसमर्पण की नीति भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से है जो लोगों को आकर्षित करती है कि हाँ, हम एक तरीके से मुख्य धारा में शामिल होते हैं। कुख्यात नक्सली जयराम उर्फ चलपति, जिसका आज मार गिराया गया है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इनाम था, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उसको आज मार गिराया गया है और ये अपने आप में मुठभेड़ हुई है। 27 नक्सली मारे गए, सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में से एक था, इसलिए उसका मारा जाना बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों पर कई हमलों में वो शामिल रहा है, पहले पूर्व के नक्सली हमलों में वो मास्टरमाइंड के तौर पे काम करता रहा है, वो शामिल रहा है, कई हमलों का वो मास्टरमाइंड भी रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता कितना कुख्यात अपने आप में नक्सली कमांडर था। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था, यानी कि जो सेंट्रल कमेटी, जो टॉप कमांड, उनकी कमांडिंग पोजीशन की स्थिति है, वहां पे भी वो सदस्य के तौर पे काम कर रहा था। ओडिशा कैडर का नक्सली था, बेसिकली वो ओडिशा कैडर का नक्सली था, लेकिन छत्तीसगढ़ के इलाके में वो इस समय सक्रिय था और यहां पे उसने पूरी इलाके में काम कर रहा था और गरियाबंद के इलाके में आज वो मुठभेड़ में मारा गया। प्रताप रेड्डी उर्फ रामचंद्र रेड्डी उर्फ अप्पा राव, इन तमाम नामों के साथ में वो जाना जाता था और आज उसका खात्मा हुआ है। ओडिशा स्टेट कमेटी का इंचार्ज के तौर पर भी वो नक्सलियों के लिए काम करता रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा एक तरीके से वो कुख्यात नक्सली रहा है। भाजपा सरकार के बीते 1 साल, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार 1 साल हुआ उसको बने हुए, उसके समय में नक्सल के खिलाफ किस प्रकार से काम हुआ उसके भी कुछ आंकड़े हैं, आपको दिखाते हैं। 260 नक्सली ढेर किए गए इस 1 साल में। मौजूदा राज्य की भाजपा सरकार के समय में 870 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो यह दिखाता है कि हर प्रकार से कोशिशें तेज है। मारे गए नक्सलियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2023 में 50 नक्सली मारे गए, 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 2025 में अभी तक 48 नक्सली मारे गए, जबकि पहला महीना जनवरी का खत्म नहीं हुआ है, उसमें ही यह संख्या 48 पहुंच गई, जिनमें 27 नक्सली आज के ही एक तरीके से शामिल है। यह दिखाता है कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलकर लगातार करारा प्रहार कर रहे हैं। सुरक्षा के कैंप स्थापित करने के लिहाज से बात की जाए 2019 के बाद से 290 कैंप स्थापित किए गए हैं छत्तीसगढ़ के उन तमाम इलाकों में जहां पर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। 2024 में ही सिर्फ अगर बात की जाए तो 58 सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए। 2025 में जो प्रस्तावित है वो 88 नए और कैंप बनाने प्रस्तावित है, ताकि सुरक्षा का माहौल एक तरीके से वहां पे बन सके। तो किस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलकर देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, कि किस प्रकार से नक्सल के खिलाफ एक तरीके से मुहिम चल रही है। खात्मे की कगार पर नक्सलवाद, खात्मे की कगार पर है नक्सलवाद और 2026 तक इसको खात्मा करने का एक टारगेट तय किया गया है। इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनके मिश्रा जी, पूर्व डीजी पुलिस है, इसके अलावा विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। एनके मिश्रा जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं इस बात को लेकर कि किस तरीके से आज का जो 27 नक्सलियों का अभी तक का आंकड़ा है, ये अपने आप में एक और सुरक्षा बलों की सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि नक्सलियों के और नक्सलवाद के खत्म होने की जो इबारत लिखी जा रही है उसमें एक बड़ा अध्याय है। देखिए, सबसे पहले जो ये आज का ऑपरेशन हुआ है, इसको मैं निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ऑपरेशन कहूंगा। और इस ऑपरेशन को यदि हम समझने की कोशिश करें तो मैं मानूंगा इसको कि ये जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसकी जो नक्सल मुक्त भारत का एक दृढ़ संकल्प है, एक रणनीति है, उसका एक परिणाम है। और इस ऑपरेशन के लिए मैं उन तमाम जाबाजों को, चाहे वो राज्य का पुलिस हो या केंद्र की पुलिस हो, उसको मैं सलाम करता हूं। और ये उसका परिणाम है उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके उत्साह, उनके वैलर, इंटेलिजेंस इनपुट का सपोर्ट, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें, जो मैं मानता हूं इस ऑपरेशन की सफलता में, वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फोर्सेस, चाहे छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, उड़ीसा की पुलिस हो या केंद्रीय बल हो, केंद्रीय रिजर्व बल हो। तो इन तमाम चीजों को मिला के आज का ये ऑपरेशन, जिसको मैं ऐतिहासिक मानता हूं, एक ये सफलीभूत हुआ है। और ये निश्चित रूप से नक्सलवाद के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है उस पर एक करारा प्रहार है। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो एक सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लीडरशिप को डैमेज करना या लीडरशिप को कमजोर करना एक बहुत बड़ा प्रभावकारी होता है लॉन्ग टर्म में। लीडर एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में उन्हें काफी वक्त लगते हैं।
और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, और निश्चित रूप से उसके साथ कई एक सीनियर कमांडर्स भी होंगे जो मारे गए होंगे, तो ये अपने आप में इस उपलब्धि को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। विनय जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, अगर बात छत्तीसगढ़ की हो, आंध्रा की हो, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, ये तमाम वो राज्य थे जहां पे नक्सल प्रभावित बड़ी संख्या में इलाके हुआ करते थे। अब ये लगभग कई राज्य तो एक नक्सल मुक्त हो ही गए हैं और बहुत सीमित जगह तक नक्सल बचा हुआ। आपको लगता है कि बीता एक दशक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रभावी रहा है और शायद इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ती है? विनय जी, देखिए, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि जिंदा व्यक्ति और जिंदा समाज के सामने समस्याएं हमेशा रहेगी। समस्याओं का होना ही व्यक्ति और समाज के जिंदा होने की निशानी है, लेकिन समस्याओं का हल खोजा जाना ही सही माने में पुरुषार्थ है। और नरेंद्र मोदी ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है, अमित शाह ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है, और पिछली सरकार में राजनाथ सिंह जी ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है। ये सरकारें जब बनी 14 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, तो इसने नक्सलवाद को टारगेट किया कि इसको समाप्त करना है। उसके पहले बड़ी भयावह स्थिति देश में थी। नक्सलवाद होता क्यों है? आर्थिक असमानता के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण और राजनीतिक पिछड़ापन के कारण। आज क्या है कि आज नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, उन इलाकों में विकास की किरणें पहुंच रही हैं, सड़कें पहुंच रही हैं। जो वहां रहने वाले गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर है, उनको केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इसके कारण नक्सलवाद के प्रति जो अट्रैक्शन था वो भी लोगों में समाप्त होता चला जा रहा है। तो इसके कारण नक्सली गतिविधि भी सिकुड़ कर रह गई है। जहां पहले ज्यादातर जिलों में, खास करके जिन राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, झारखंड की, बिहार की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में नक्सलवाद काफी पनपा था। बिल्कुल जी, अब उसमें काफी एक लगाम एक तरीके से लगी। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इनके मिश्रा जी, सवाल यह भी है कि मौजूदा केंद्र सरकार सीधे तौर पर तारीख दे रही है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, और अभी 2025 जनवरी में हम बात कर रहे हैं। एक सवा साल का वक्त है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी दशकों पुरानी समस्या को लेकर एक तारीख के साथ में काम करना, टारगेटेड तरीके से काम करना, यह भी दिखाता है सरकार कितनी महत्वपूर्ण तरीके से जमीन पे इसको अंजाम देने में लगी हुई है? मिश्रा जी, देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में रखता है कि जो सरकार की इच्छा शक्ति है और जो क्लैरिटी है पॉलिसी में, और उसका जो ग्राउंड पर क्रियान्वयन है, जो ऑपरेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो कितना प्रभावशाली और कितना फोर्सफुल है, ये इस चीज को दिखाता है। और यदि जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपके एक जर्नलिस्ट ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो नंबर ऑफ नक्सल्स किल्ड, नंबर ऑफ नक्सल्स सरेंडर्ड, या नंबर ऑफ नक्सल्स अरेस्टेड, या सिविलियन के या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो किलिंग में नक्सल के द्वारा कमी आई है, ये बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो जब इस तेजी से हमें सफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से हमारा हौसला जो है वो बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। और जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोफेशनलाइज करने की तैयारी, सिक्योरिटी कैंप्स बनाने की तैयारी, डेवलपमेंट की तैयारी, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सारे चीजों को मिला के यदि आप देखेंगे तो हम निश्चित तौर से सफलता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। विनय जी, आपको लगता है कि जहां पे नक्सलवाद के साथ में करारा प्रहार तो किया ही जा रहा है, लेकिन जो लोग आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं और उस इलाके में विकास की योजनाओं को लेकर, तो डबल पॉलिसी पे एक साथ काम करना, जहां सख्ती दिखानी है सख्ती भी, जहां पे विकास को आगे बढ़ाना है और मानवीय आधार पर आगे बढ़ना है, वो भी दिखाई पड़ रहा है इस पॉलिसी में। विनय जी, देखिए, वेलफेयर स्टेट होने के कारण प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार देना केंद्र सरकार या राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहती है, खास करके नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई सारे लोग मुख्य धारा में जुड़े। नक्सल क्यों बनेंगे? अगर उनको सारी सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएगी। हम तो पहले कह रहे थे कि आर्थिक असमानता के कारण नक्सली बनते हैं, सामाजिक भेदभाव के कारण नक्सली, अब वो चीजें दूर हो रही है। पिछली जो बहुत आजादी के बाद कुछ सरकारें उस पर ध्यान नहीं दी, जिसके कारण ये फैला। और अब क्या है कि अब कंसोलिडेटेड वे में काम किया जा रहा है, एक तरह से समन्वय बना के काम किया जा रहा है, जहां नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है,
वहीं नक्सलियों के साथ अगर जो नई मुख्य धारा में है उनके साथ मुठभेड़ की घटनाएं हो रही है, पुलिस उनको मार रही है। अब अगर पिछला साल 24 का अगर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए तो 287। जी विनय जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी विनय जी बताइए। 2024 में 287 नक्सली मारे गए। उसके पहले अगर 23 में देखिएगा तो 20 नक्सली मारे गए थे। तो किस तरह से काम सरकार, जब डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो किस तरह से काम कर रही है, तो इसका भी प्रभाव, क्योंकि विकास योजना जब गांव तक पहुंचता है तो जो लोग गलत दिशा में जाते हैं, जिन बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जाता है, उनको सही रास्ते पर आते हैं, क्योंकि उनके तक विकास पहुंच रहा है, उनके पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही है और केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष फोकस कर रही है। बिल्कुल। जी, फोकस के कारण जी अब वो क्षेत्र काफी डेवलप हो गए। अब आप जो क्षेत्र अगर पहले अगर आप देखेंगे उन क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल था, आज वहां अच्छी सड़कें बन गई है, आज वहां बिजली पहुंच गई है, आज देश के हर कोने में बिजली है, हर जगह बिजली रहती है। तो ये सब, और जो विकास के साथ साथ बुनियादी सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्कुल, वो विकास भी उन इलाकों तक पहुंच रहा है जिससे वो हमेशा लंबे दशकों से मरहूम रहे हैं। एनके मिश्रा जी, एनके मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि नक्सलवाद का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, उसकी फंडिंग को लेकर एक पूरा सिस्टम हुआ करता था, उस पर भी बड़ा सख्ती के साथ नकेल करी गई है। शायद यही है अपने आप में कि जब सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है तो इसी प्रकार से स्थिति दिखाई पड़ती है जहां पर ये नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर दिखाई पड़ रहा है। मिश्रा जी। बिल्कुल सही आपने फरमाया है कि नक्सलवाद का सपोर्ट सिस्टम जो था अपने आप में एक उनका बड़ा ही सुनियोजित था, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म हो, चाहे वो जिसको हम छद्म नक्सलवाद कहते हैं या अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं वो हो, तो सब में एक जो है सोची समझी नीति के तहत इस पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा था और सब चीजों पर धीरे धीरे नकेल कसा गया है, चाहे उनका फाइनेंसिंग हो, चाहे उनका जो सपोर्ट सिस्टम हो, जो आप सूडो ऑर्गेनाइजेशन बना के करते हैं, उस पर नकेल कसा गया है। और कुछ मायने में जो इस पर जो प्रभावी कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी काफी तेजी आई है, जिसका वजह है कि उनको काफी बड़ा झटका लगा है। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है ये इस चीज का लाभ पहले उठाते थे जी। एक राज्य लोग दूसरे राज्य में चले जाते थे, एक नक्सली दूसरे राज्य में चला गया, अब उनको जो है एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य का जो नक्सली है उसको कोऑर्डिनेशन उस समय इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था जी। लेकिन जब राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, बिल्कुल तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं विनय जी। समय थोड़ा सा सीमा है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि भले ही राज्यों में कोई दूसरी पार्टियों की सरकार रही हो, लेकिन सुरक्षा के मसले पे, नक्सलवाद के मसले पर कम से कम केंद्र सरकार ने राज्यों से तालमेल बैठाया है और शायद तभी ये बेहतर नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी अपने आप एक प्रशंसनीय है कि तालमेल बहुत बेहतर है, कोऑर्डिनेशन बेहतर है केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच भी, सुरक्षा बलों के बीच में। निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन के बिना ये काम हो नहीं सकता था। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो विकास हुआ है उसके कारण आज नक्सली समाप्त हो रहे हैं जी, और उनकी गतिविधि कम हो रहा है। अब नए लड़के आ नहीं रहे, नक्सली बनने, नक्सली कौन है? वो भी तो भारत के नागरिक है, लेकिन वो समाज के दूसरे तबके के लोग, वो मुख्य धारा से कट जाते थे और हथियार के बल पर चाहते थे। आज क्या है कि लोगों के मन में ये बात हो गया कि हमारी सरकार है, हमको सारी सुविधा मिल रही है, हमको देखने वाली हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। तो ये भावना लोगों में, और चूंकि पंचायती स्तर पर जो चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत थे, उसके कारण भी अब उनके पास अधिकार चला गया। बिल्कुल, अधिकार भी गया और सर विकास भी जो पहुंचा है उससे भी लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस बार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि महाकुंभ के भव्य तस्वीरों के रंग की किस प्रकार से लगातार लोगों का स्नान जारी है। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा समागम चल रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद इस पूरी खबर पे होगी नजर। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर
कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पर डाली है नजर। तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो दिल्ली के बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 आज जारी हुआ है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण खबर थी, इस पर हमने नजर डाली थी। इसके अलावा दिल्ली में हुआ आरोप प्रत्यारोप के नए सिलसिले की शुरुआत, क्योंकि रामायण के ज्ञान पर सियासी महाभारत देखने को मिली है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला है, जिसमें अभी तक की खबर के अनुसार 27 नक्सली मारे गए हैं। इस तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई थी। और अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में जहां प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र की ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी तट पर स्थित ये त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है महाकुंभ 2025 के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। बुधवार को इसी त्रिवेणी संकुल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक इसी पंडाल में होगी। संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ हुआ है, तो यमुना तट पर स्थित त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। मंत्रिमंडल की बैठक अरैल में करने का फैसला इसलिए किया गया है जिससे संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सभी मंत्रीगण कैबिनेट की बैठक करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए प्रयाग का महाकुंभ बहुत ही गर्व का विषय है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के अपना आशीर्वाद अपनी सहभागिता यहाँ कर गए हैं और कल की मंत्रिमंडल के बैठक के बाद यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कर्मियों को, यहाँ के अधिकारी, हमारे सफाई कर्मी जो विशेष रूप से जो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने इतना स्वच्छ सुंदर प्रयागराज और तीर्थ क्षेत्र बना करके दिखाया। इसके लिए त्रिवेणी संकुल में एक अस्थायी सर्किट हाउस भी बनाया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिससे इस समूचे क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष का विकास और साल 2025 के पूर्ण महाकुंभ के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद समूचा मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसी वीआईपी घाट से संगम नोज पर बने वीआईपी जेटी पर पहुंचेगा। पुण्य स्नान के बाद पूजा अर्चना करेगा। साल 2019 के भी कुंभ में समूचा मंत्रिमंडल संत महात्माओं के साथ संगम नोज पहुंचा था, स्नान करके पुण्य का भागीदार बना था और जनता को विकास का उपहार दिया गया था। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई विकास इकाई या धार्मिक नगरी बनाने के निर्माण का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को भी शामिल किया जा सकता है। पूरे क्षेत्र के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव के तहत चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक हो जाएगा। बैठक में प्रयागराज और इससे सटे धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, भदोही आदि को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। कुंभ के बाद अब ये महाकुंभ है, तो जनता को अपेक्षा है कि और बड़ी सौगात और बड़ा उपहार राज्य सरकार उन्हें देगी, जो कि इस केवल पूर्वांचल ही नहीं समूचे प्रदेश के विकास की गति को बढ़ावा देगी, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षण देगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर। और सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को झटका लगा है। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को बरकरार रखा है और विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को बरकरार रखा है। एक तरीके से ये भारत के पक्ष में ये खबर जाती है। इसी तरह से भारत ने किया फैसले का स्वागत, क्योंकि सिंधु जल संधि पे भारत के पक्ष को आगे एक तरीके से बढ़ाने का मौका मिला है और भारत ने इसका स्वागत किया है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुबंध F के पैराग्राफ 7 के तहत तटस्थ विशेषज्ञ ने दिया है ये फैसला, यानी कि उस संधि के आधार पर यह फैसला आया है। यह निर्णय भारत के रुख का समर्थन करता है और भारत के लिहाज से ये बेहतर खबर के तौर पर है अपने आप, इसलिए भारत ने इसका समर्थन किया। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सभी 7 प्रश्न संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञ के अंतर्गत आने वाले मतभेद थे। भारत ने कहा कि संधि एक ही तरह के मतभेदों पर समानांतर कार्रवाई की अनुमति प्रदान नहीं करता है, तो ये अपने आप में इस लिहाज से और इस कारण से भारत अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय की कार्यवाही को मान्यता नहीं देता है या इसमें भाग नहीं लेता है। ये भारत का पक्ष है। भारत की स्थिति यह रही है कि संधि के तहत केवल तटस्थ विशेषज्ञ ही इन मतभेदों को तय करने की क्षमता रखते हैं और इसी आधार पर जो एक नया फैसला आया है वो भारत उसके एक तरीके से उसका स्वागत कर रहा है और इसलिए भारत ने उस तरीके से उसको मानने की बात की है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को झटका लगा है, भारत का पक्ष इसमें आगे बढ़ा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही अपने एजेंडे पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिकता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, युद्ध, सीमा और बाड़बंदी जैसे ड्रग तस्करी जैसे तमाम मुद्दों पर कई आदेश पारित कर दिए हैं, जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में उनके फैसलों को लेकर चर्चा हो रही है। कल शपथ लेते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले 4 साल के कार्यकाल की पूरी रूपरेखा पेश की थी, जिसके बाद उनके तेजी से उठते कदमों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस बीच WHO से बाहर आने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफसोसजनक बताया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके 47वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, एक ऐसा समारोह जिसमें दुनिया के तमाम देशों के नेता मौजूद थे। 4 साल बाद दूसरी बार सत्ता में ट्रंप की वापसी हुई। अमेरिका में बहुत अधिक ठंड की वजह से शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जब उनके अमेरिका से तस्वीर सामने आई तो बहुत से लोगों को हैरानी हुई। तस्वीर देख लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल वो तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये नए इंडिया की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप सामने पोडियम पर शपथ ले रहे थे। उनके ठीक सामने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे थे। विदेश मंत्री ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना एक बड़े सम्मान की बात है। ट्रंप का ये शपथ ग्रहण समारोह और उनका सत्ता संभालना न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिहाज से भी काफी अहम है। खास तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए उससे भी इसके संकेत मिलते हैं। ट्रंप ने पद संभालने के बाद जिन अहम निर्णयों की घोषणा की उनमें कुछ अहम फैसलों पर नजर डालें तो अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म होगी।
अमेरिका में थर्ड जेंडर अमान्य हुआ। अमेरिका WHO से हट गया और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया। उन सभी सैन्य कर्मियों को बहाल किया जा रहा है जिन्हें कोविड वैक्सीन अनिवार्यता पर आपत्ति जताने के कारण सेना से निकाल दिया गया था। सरकारी सेंसरशिप खत्म, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वापस बहाल की जा रही है। महंगाई कम करने पर अहम फैसले हुए। पूरी दुनिया में अमेरिकी ऊर्जा का निर्यात होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएंगे। दक्षिणी सीमा पर सेना भेजी जाएगी। दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान। पनामा से पनामा नहर वापस लेने की भी बात कही गई। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में क्या है आज की राष्ट्रीय महत्व की बड़ी खबरें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। भारतीय खिलौना उद्योग ने 100 से ज्यादा देशों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है। वर्ष 2014 से 15 से 2022 से 23 के बीच में भारत के खिलौना, खेलों और खेल सामग्री के निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग को इतना बड़ा बढ़ावा मिला है। अब देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उद्योग ने अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और यहां तक कि चीन सहित 100 से ज्यादा देशों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है, जहां से काफी संख्या में खिलौने आयात किए जाते थे। उद्योग के अनुमान के अनुसार 2014-15 से 2022-23 के बीच भारत के खिलौनों, खेलों और खेल सामग्री के निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% की गिरावट आई। सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग के लिए अधिक अनुकूल विनिर्माण परितंत्र बनाने में मदद मिली है। वर्ष 2014 से 2020 तक 6 वर्षों की अवधि में सरकार के समर्पित प्रयासों से विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई है। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता 33% से घटकर 12% हो गई है। सकल बिक्री मूल्य में 10% CAGR की बढ़ोतरी और श्रम उत्पादकता में समग्र वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से DPIIT ने भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की। सरकार खिलौना निर्माताओं को दिल्ली में IITF जैसे व्यापार मेलों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भारत की वैश्विक खिलौना विनिर्माण क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। सरकार ने खिलौनों की डिजाइनिंग को बढ़ावा देने, खिलौनों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने, खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करने, स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जैसे व्यापक उपाय करने सहित कई पहल की हैं। स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रचार पहल भी की गई हैं,
जिनमें द इंडियन टॉय फेयर 2021, टॉयकथॉन आदि शामिल हैं। घरेलू खिलौना उद्योग को मदद देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। एमएसएमई मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए निधि योजना के तहत 19 खिलौना उत्पादन केंद्रों की मदद कर रहा है और वस्त्र मंत्रालय 13 खिलौना उत्पादन केंद्रों को खिलौनों का डिजाइनिंग तैयार करने और जरूरी साधन मुहैया कराने में मदद कर रहा है। BIS मानक चिन्ह वाले खिलौनों के निर्माण के लिए BIS ने घरेलू निर्माताओं को 1200 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए हैं। खिलौनों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 में जारी किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए दनादन फैसले। जानिए इन फैसलों से दुनिया भर में क्यों मचा हुआ है हड़कंप। आग से किस देश में हुई 10 लोगों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने क्यों कहा कि यूरोप को अब अमेरिका से नहीं खरीदने चाहिए हथियार। दक्षिण कोरिया में कहां तक पहुंची अपदस्थ राष्ट्रपति से पूछताछ। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए मेरे साथ रात 10 बजे